हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हम आज वाली प्रेजेंट क्लास के अंदर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। हम देखते थे क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 है, कॉपर का 63.5 है। तो ये किस वजह से है इसको डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। आइसोटॉप्स की वजह से ही किसी एलिमेंट में उसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप हैव सेम एटॉमिक नंबर और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, यानी दोनों सेम एलिमेंट्स, बट हैव डिफरेंट मास नंबर। और मास नंबर डिफरेंट होने का रीजन डिफरेंट न्यूट्रॉन्स है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, हमारे पास 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। तो आपको ये तो क्लियर ही है कि ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट किसको बताती है? दिस डिनोट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर। और यहां पर जो ये 35 किसको बता रहा है? मास नंबर को। दिस इज द मास नंबर, ये मास नंबर है। अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स देखें, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17। प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन 17। दोनों में प्रोटॉन भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहेगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n स्टैंड कर रहा है न्यूट्रॉन को, तो यहां 18 न्यूट्रॉन, यहां पर 18 तो न्यूट्रॉन्स है बेटा, और यहां 20 न्यूट्रॉन्स है। अब अगर मैं यहां मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर यहां हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और मास नंबर, और जनरली मास नंबर ही और किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास। तो क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर या एटॉमिक मास 35 है, और दूसरा आइसोटोप है जिसका 37 है। तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स, इनको हम आइसोटोप बोलते हैं बेटा। तो क्लियर हो गया आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन के नंबर न्यूक्लियस में अलग अलग होने की वजह से ही एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप्स बन जाते हैं। आइसोटोप्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, आइसोटोप्स के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक आइसोटोप्स की जो पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो एक ही रहती है। यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेस पर प्लेस्ड हैं। इनकी जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है, क्योंकि मास डिफरेंट हो गया। मास चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। अब क्या हो गया? बेसिकली क्लोरीन, अब हमारे पास अगर जैसे क्लोरीन का सैंपल है, हमारे पास कोई क्लोरीन का सैंपल है, तो उस क्लोरीन में क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों का मिक्सचर होगा। हमारे पास अगर कोई भी क्लोरीन का सैंपल है तो उस क्लोरीन के सैंपल में क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों का क्या होगा? मिक्सचर होगा। जनरली जो नेचुरल अबंडेंस है क्लोरीन की, जो नेचुरल अबंडेंस है ये होती है क्लोरीन 35 की, तो नेचुरल अबंडेंस 75% होती है 35 वाले की, और इसकी होती है 25। हाँ, अब ये है, इसका हो जाता है, जैसे अगर इसका हो जाएगा 24.97 तो इसका हो जाएगा 75.01, तो उसको हम इग्नोर करके हम अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं। तो क्लोरीन 35 का जो नेचुरल अबंडेंस है वो 75% है, और क्लोरीन 37 का जो नेचुरल अबंडेंस है
25% है। मतलब हमने किसी भी नेचुरल सोर्स से क्लोरीन का सैंपल कलेक्ट किया तो उसके अंदर है तो क्लोरीन ही, पर उसमें 75% क्लोरीन 35 है और 37% क्लोरीन 35 वाला 75% है, क्लोरीन 37 वाला 25% है। अगर अपन रेशियो देखें इनका तो नेचुरल रेशियो जो हो जाएगा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का वो हो जाएगा 3:1। तो अगर हमारे पास 1 मोल सैंपल है क्लोरीन का, अगर हमारे पास 1 मोल क्लोरीन का सैंपल है तो उसमें 3 पोर्शन तो इसका है और 1 पोर्शन इसका है, यानी ये वाला पोर्शन तो कितना हो गया इसका 75% और ये वाला पोर्शन कितना हो गया इसका 25%। तो अब इसके जो 1 मोल का जो मास आएगा, इसका जो 1 मोल का मास आया वो एवरेज आया, और 1 मोल का मास जो आता है वही तो एटॉमिक मास हो जाता है ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में यूनिट ग्राम पर मोल लग जाएगी। तो इस वजह से हम इनका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, क्योंकि वो आया ही एवरेज एटॉमिक मास। जैसे आपने 1 मोल क्लोरीन ले लिया तो आपके पास 1 मोल क्लोरीन है तो इसमें ये दोनों क्लोरीन है। अब इसका आपने इसके 1 मोल का मास फाइंड आउट किया, किसी भी मेथड से ऑब्जर्व किया, तो वो जो मास आया वो क्लोरीन 35 का आया कि क्लोरीन 37 का आया? न वो क्लोरीन 35 का आया न वो क्लोरीन 37 का आया, क्योंकि ये तो 3:1 यानी इसका 75% और इसका 25% का मिक्सचर था। तो वो जो मास आया वो इस मिक्सचर का आया, तो हम बोलेंगे दिस मास इज एवरेज मास, ये एवरेज मास हो गया। इसीलिए जहां पर भी जिस भी एलिमेंट्स के नेचर के अंदर साथ साथ आइसोटोप मिलते हैं, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 टुगेदर होते हैं, साथ साथ होते हैं नेचर। आप किसी भी नेचुरल सोर्स से आपने कलेक्ट किया क्लोरीन, तो वो प्योर क्लोरीन तो है, पर उसमें क्लोरीन के 2 आइसोटोप के मिक्सचर होंगे, ये वाले दोनों, और प्रोपोर्शन क्या होगा 75 और 25%। ठीक है। तो अब ये जो मिक्सचर आ गया, इस मिक्सचर का जो मास निकला वो एवरेज एटॉमिक मास निकला, एवरेज मास निकला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं और उनकी सिग्निफिकेंस अबंडेंस है, सिग्निफिकेंस अबंडेंस का मतलब इफेक्टिव अबंडेंस है, सिग्निफिकेंट अबंडेंस से मतलब समझा रहा हूं। जैसे देखो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं बेटा, तो हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1 जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं बेटा 1H2 जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 जिसको बोलते हैं ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, 1H3 ट्राइट्रियम। अब आप देख लो इसका मास इन सब का नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 1 है, तो एटॉमिक मास तो एटॉमिक नंबर तो सबका 1 1 1 हो गया, पर इसका मास नंबर, इसका मास 1, इसका मास 2, इसका मास 3। पर अब क्या होता है नेचर के अंदर, ये जो होती है वो होती है 99.87% इसका परसेंटेज होता है। बाकी जो इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो x और y परसेंट इनका हो जाएगा, यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 0.013% हो जाएगी इनकी और इनकी वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ बुक में 99.8% भी लिखा हुआ है तो क्या हो गया, कुल मिला के क्या हो गया, सीधी बात है 0.2%, हमारे पास 0.2% है ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, और उसमें से टाइटेनियम का तो और कम होता है, 0.2% में से भी ड्यूटेरियम का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, टाइटेनियम का तो और कम होता है। तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के केस में आइसोटोप तो 3 है, इसको बोलते हैं प्रोटियम 1H1, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइट्रियम। तो जो प्रोटियम है, हाइड्रोजन है, जो हम बोल रहे हैं वो हाइड्रोजन है,
उसका नेचुरल अबंडेंस 99.8% है, तो खाली 0.2% ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम है। तो अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन का सैंपल है जो मैंने नेचुरल सोर्स से कलेक्ट किया है, तो उसमें होंगे तो ये तीनों, लेकिन मेजर पार्ट किसका होगा, ये होगा। तो हम उस केस में, हाइड्रोजन के केस में क्या कर देते हैं, इस पोर्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ले लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हाइड्रोजन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास 1.008 U आता है, तो वो 0.008 इन दोनों की वजह से बढ़ता है। बाकी अगर अपन इसको कंसीडर करें तो 1, खाली इसको कंसीडर करें तो 1, तीनों के मिक्सचर को कंसीडर करें तो 1.008 U। तो कभी क्वेश्चन आ जाए ना, व्हाट इज एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 1.008 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन फिर 3 तरह के हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, हाइड्रोजन 3 तरह के हो गए, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटेरियम 1H3। तो हम इन दोनों को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि नेचुरल सोर्स से जैसे कलेक्ट करेंगे तो 99.8% तो यही है, और अगर अपन इसको नेग्लेक्ट नहीं करें तो भी 1.008 U आ रहा है। तो 0.008 कैलकुलेशन एरर इतनी तो हम परमिटेबल होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको एवरेज एटॉमिक मास कहां लेने हैं। एवरेज एटॉमिक मास बेटा वहां लेने हैं जहां आइसोटोप्स की नेचर में सिग्निफिकेंट इफेक्टिव अबंडेंस हो। जैसे क्लोरीन 75% क्लोरीन 37 25%, तो क्लोरीन 37 का जो 25% है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहां 0.2% इसका नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में भी, कुछ क्वेश्चन है तो मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा देता हूं आपको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.9, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, ब्रैकेट में लिखा हुआ एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये जो मैंने बताया, तो देखो अब ये बेटा कोई केमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं है, अब इसमें खाली मैथमेटिकल टूल लगाने हैं। मैथमेटिकल टूल लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो क्या करते हैं, इसको 2 मेथड है, एक तो रेशियो मेथड है, तो एक तो हो जाएगा रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 इंटू ये मोलर मास नहीं बेटा, ये एटॉमिक मास है, करेक्शन कर देना बेटा, मेरे से मिस्टेक हो गई वो कॉपी पे, एटॉमिक मास है बेटा। हाँ, और एटॉमिक मास क्लोरीन 35 प्लस रेशियो ऑफ क्लोरीन 37 इंटू एटॉमिक मास क्लोरीन 37 डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो। अभी समझ में आ जाएगा बेटा, बहुत बार कुछ चीजें पेशेंस रखनी पड़ती है। यस, रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 कितना है, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35, ये हो गई एक वैल्यू, प्लस अब ये वाली वैल्यू रख रहा हूं, रेशियो ऑफ क्लोरीन 37 1 और ये 37, ये वाली वैल्यू ये रख दी। सम ऑफ रेशियो 3 प्लस 1, तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 142 डिवाइड बाय 4 आ रहा है, 142 डिवाइड बाय 4, इसको सोल्व करेंगे तो 35.5 U आ जाएगा। तो इस तरह से आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आपको, तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। रेशियो ऑफ 35, एटॉमिक मास ऑफ 35, इस तरह से आप देख लो, इसको पोस्ट करके देख लो, सिंपल मैथमेटिकल टूल है बेटा ये।
तो ये एवरेज एटॉमिक मास क्यों आया और कैसे फाइंड आउट करते हैं और आइसोटोप्स क्या है, ये क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। और फिर मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिख रखा है, देखो दो मेथड है, देखो आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन, रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 इनटू मास ऑफ क्लोरीन 35, प्लस है बेटा, ये क्या है, यहां पर प्लस का साइन है, और ये हो गया रेशियो ऑफ क्लोरीन 37 प्लस इनटू मास ऑफ और सम ऑफ रेशियो, ये आ गया। और अगर परसेंटेज डायरेक्ट लो तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 डिवाइड बाय 100 इनटू मास ऑफ क्लोरीन 35। फिर ये दो मेथड है बेटा, इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, पर ये नीचे वाला मेथड ज्यादा इजी है। और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 डिवाइड बाय 100 इनटू मास ऑफ क्लोरीन 35, बस इनकी वैल्यू डाल दी, तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 35 प्लस 0.25 इंटू 37, तो ये आ जाएगा बेटा। ऊपर वाले मेथड से भी एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो, नीचे वाले से भी। ये देखना न्यूमेरिकल में आप किस मेथड से इजी कर सकते हो। लिखा हुआ है देखो, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप 35 and 37, these are found in nature 3:1 ratio और 75%:25 respectively। आइसोटोपिक मास कैन कैलकुलेटेड एज, या तो इस तरह से कर लो, यहाँ परसेंटेज को 100% क्लोरीन 35 का परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू मास ऑफ क्लोरीन 35, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37 डिवाइड बाय 100 इनटू मास ऑफ क्लोरीन 37, इस तरह से भी कर सकते हो आप। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, तो देखो 1 मोल कार्बन है, अगर मैं इसको एयर में बर्न करूंगा तो ये 1 मोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मोल CO2 में, ठीक है। यानी अगर इस 1 मोल कार्बन का मतलब क्या था, 12 ग्राम लिया, 12 ग्राम कार्बन ले लिया और इसको एयर में बर्न कर लिया पूरी तरह से, तो 1 मोल CO2 बन गया। और 1 मोल CO2 का मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44, तो ये क्लियर हो गया। 1 मोल ऑफ कार्बन burn in 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये है हमारे पास 16 ग्राम, और 16 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, हाफ मोल के बराबर, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32, O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32, तो 32 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर, तो 16 ग्राम कितना हो जाएगा, हाफ मोल के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर अगर हम अब यहां पर ये कर रहे हैं, तो इसका अगर मैं स्टोइकियोमेट्री की बात करूं तो कार्बन का 1 मोल प्लस 1 मोल O2 का रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बन रहा है, ये रिएक्शन है। तो हमारा यहां पर इसका तो 1 मोल लिया हुआ है और इसका लिया हुआ है हाफ मोल, तो जब हम कार्बन का 1 मोल लेते हैं तो इसका भी 1 मोल लेते हैं, लेकिन इसका 1 मोल लिया और इसका हाफ मोल लिया, यानी ये कम लिया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही तो रिएक्शन को डिसाइड करता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको अच्छे से। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो गया, LR हो गया। LR का मतलब क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा रिएक्शन को, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा रिएक्शन को। तो यहां 1 मोल O2 1 मोल कार्बन से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बनाता है, तो यहां हाफ मोल CO2, भले कार्बन का 1 मोल लो चाहे 10 मोल लो, कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन को डिसाइड कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। आपको ये देखो, ये लास्ट वाली क्लास है, ये लास्ट वाली क्लास तभी समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस क्लासेस ढंग से पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन है, तो मैंने इससे भी टफ क्वेश्चन करा रखे हैं पहले और कंसेप्ट समझा रखे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट तो कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट तो ऑक्सीजन हो गया। तो इसका कितने भी मोल हो, 1 मोल हो, 2 मोल हो, 10 मोल हो, 100 मोल हो, लेकिन डिसाइड ये करेगा, ये हाफ मोल O2 है, तो ये हाफ मोल O2 ही कार्बन के हाफ मोल O2 से रिएक्ट करेगा, बाकी अनरिएक्टेड रह जाएगा। हाफ मोल O2 ही कार्बन के हाफ मोल
से रिएक्ट करके और हाफ मोल CO2 बना देगा, रिमेनिंग कार्बन इज अनरिएक्टेड। तो हाफ मोल CO2 बन गया, हाफ मोल CO2 मतलब 22 ग्राम CO2 बन गया। अब आप ये देख लो, थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही है बेटा। देखो अब यहां 1 मोल की जगह क्या ले लिया, 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ, तो मैंने क्या कहा, 1 मोल लो, 2 मोल लो, 10 मोल लो, 100 मोल लो, डिसाइड तो यही करेगा। तो थर्ड वाले का आंसर भी यही रहेगा। यहां अनरिएक्टेड, यहां पर ये 2 मोल है बेटा, तो यहां ये रह जाएगा कि यहां अनरिएक्टेड 1.5 मोल रह जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर एनसीईआरटी का था इसलिए मैंने करा दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.7, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है, मोलिकुलर मास दे रखा है हमको 159.5। कॉपर का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5, मतलब 63.5 देखते ही अब आपके माइंड में क्या आया कि इसका मतलब कॉपर का भी ये एवरेज एटॉमिक मास है। कॉपर के भी आइसोटॉप्स होंगे, ध्यान दो बेटा। तो इसका मतलब हमारे पास अगर CuSO4 का कितना है, 1 मोल CuSO4 है हमारे पास, 1 मोल CuSO4 है, तो उसका मास कितना होगा 159.5 ग्राम। और इसमें मास ऑफ सल्फेट कितना है, मास ऑफ सल्फेट आयन कितना हो जाएगा 96, मास ऑफ सल्फेट आयन कितना हो जाएगा 96। तो मास ऑफ सल्फेट आयन इज 96, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आई थिंक आ जाएगा 159.5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इसका मतलब अगर 63.5 ग्राम कॉपर है तो उसमें 96 ग्राम सल्फेट है। अगर हमारे पास 159.5 ग्राम यानी 1 मोल CuSO4 है तो उसमें 63.5 ग्राम कॉपर है और 96 ग्राम सल्फेट है। तो मैं ये लिख सकता हूं, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, कॉपर का देखना है, तो मैं ये लिख सकता हूं 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 have 63.5 gram of copper. 159.5 gram of CuSO4 have 63.5 gram of copper. Now 1 gram of CuSO4 have 63 divided by 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर। नाउ हमको कितना पूछा है इसने 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट हैव 63.5 डिवाइड बाय 159.5, ये तो 1 ग्राम के लिए हुआ, तो 100 के लिए कितना आ जाएगा, सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 39.5 ग्राम कॉपर। यानी अगर हमारे पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, हमारे पास क्या है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो उस 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना हो जाएगा 39.5 ग्राम कॉपर हो जाएगा। बाकी बचा हुआ सल्फेट आयन है। देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जनरली ये फैक्ट है बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये जनरली फैक्ट है, और इनमें से ये चारों ही लॉ बिल्कुल सिंपल हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद ये बहुत इजी हो जाते हैं। फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा मतलब आप जानते हो, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स 2NH3, एक रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं।
मैंने इसका कितना है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, इसका 3, इसका 2। तो ये अगर मैं इसका 28 ग्राम लूंगा, क्यों लूंगा 28 ग्राम, क्योंकि 1 मोल N2 का मास 28 होता है, 28 ग्राम पर मोल होता है। तो ये 28 ग्राम N2 लूंगा मैं। H2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 2, तो 3 into 2 यानी ये कितना हो गया 6 ग्राम, और ये हो जाएगा 0। कब? बिफोर रिएक्शन। अभी रिएक्शन हुआ ही नहीं है बेटा, बस स्टैंड पे बस खड़ी है अहमदाबाद जाने के लिए, कितने किलोमीटर चली है 0, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक है, मतलब वही वाली बात है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं। और जब आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 34 ग्राम। तो बिफोर रिएक्शन मास कितना है हमारे पास, बिफोर रिएक्शन मास है 34, 28 प्लस 6 34 ग्राम। आफ्टर रिएक्शन भी कितना हो गया 34 ग्राम। देखो ध्यान से बेटा, इस किसी भी रिएक्शन में टोटल मास हमेशा फिक्स रहता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं बहुत अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। केमिकल स्टोइकोमेट्री के जब क्वेश्चन देखो तो आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन हमेशा मास फिक्स था। आप थर्ड वीडियो को अगर ढंग से देखोगे तो इसके काफी सारे एग्जांपल मैंने करा रखे हैं, क्योंकि वो स्टोइकोमेट्री से क्लियर कर रखा है। तो ये एक सिंपल सी चीज है कि इन दिस रिएक्शन टोटल मास ऑफ बिफोर रिएक्शन इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ आफ्टर रिएक्शन। किसी क्लोज कंटेनर में अगर आप 100 ग्राम रिएक्टेंट स्पीशीज को आपस में रिएक्ट करा रहे हो, कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद उस कंटेनर का वापस मास ऑब्जर्व करोगे तो वो 100 ग्राम ही आएगा। ठीक है, यानी सिस्टम का मास, रिएक्शन सिस्टम का मास कभी भी चेंज नहीं होगा अगर वो क्लोज कंटेनर है तो। क्लोज इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बार क्या होता है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट गैस भी बनती है, तो गैस एस्केप हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर मास तो रिड्यूस हो गया। मास रिड्यूस नहीं हुआ, मास इसीलिए रिड्यूस हुआ एक्चुअली क्योंकि वो जो गैस कंपोनेंट बने, गैस स्पीशीज बनी, वो एस्केप होकर सराउंडिंग में चली गई, इसलिए क्लोज सिस्टम होना जरूरी है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये भी फिक्स है बेटा, कि देखो ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट बाद में रीड करते हैं, पहले समझो। जैसे ये CO2 है, अब ये भी अपन इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। CO2, अब CO2 का मोलिकुलर मास कितना है? अब जैसे CO2 में क्या है, CO2 में कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो CO2 का मास कितना है 44। इसमें फिर कार्बन का पार्ट कितना है 12, ऑक्सीजन का पार्ट कितना है 32, तो 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो CO2 है जिसका मास 44 है, इस 44 में अगर मैं कार्बन इस टू ऑक्सीजन का मास रेशो देखूं, तो अगर मेरे पास इसका 44 ग्राम है तो उसमें 12 ग्राम कार्बन होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो कार्बन इस टू ऑक्सीजन का रेशो क्या आ जाएगा 12:32। अगर लोवेस्ट रेशो में कन्वर्ट करूं तो 4:8। यानी दुनिया के अंदर ये बोल रहा है कि इस दुनिया तो छोड़ो, इस यूनिवर्स में इस CO2 कहीं पर भी होगी तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा 4:80 रहेगा। यानी वो ये कह रहा है कि अगर ये CO2 हमने ब्रीथिंग से बाहर निकाली है तो भी उस CO2 में 4:8 कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशो रहेगा। ये CO2 किसी वुड को बर्न करने से मिली है तो भी उसके अंदर जो CO2 मिली है वो 4:8 रहेगी। ये CO2 सेल्यूलोज के, एल्कोहल के फर्मेंटेशन से या किसी के ऑक्सीडेशन से मिली है या किसी डिफरेंट सोर्स से आई है, लेकिन किसी भी सोर्स से हमको CO2 मिला हो, चाहे वो किसी के फर्मेंटेशन से मिला हो, किसी के ऑक्सीडेशन से मिला हो, किसी के जलने से मिला हो,
किसके ब्रीथिंग आउट करने से मिला हो, चाहे वो एनिमल के ब्रीथिंग आउट करने से मिला हो, चाहे वो ह्यूमन के ब्रीथिंग आउट करने से मिला हो, हर CO2 के अंदर कार्बन का रेशियो 4 और ऑक्सीजन का रेशियो 8 ही रहेगा। अगर वाटर की बात करूं मैं, तो वाटर के अंदर एक और एग्जांपल समझो, वाटर वाला समझ लो। वाटर का मोलिकुलर मास कितना है? वाटर का मोलिकुलर मास है 16 + 2 18। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितने? H2 है ना बेटा, 2H है इसमें, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। तो अब अगर ये है तो इसमें ये वाली चीज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब अगर मेरे पास इसका हाइड्रोजन का 18 ग्राम है, तो सॉरी H2O का वाटर का 18 ग्राम है, H2O का वाटर का 18 ग्राम है बेटा, तो हाइड्रोजन का कितना ग्राम हो जाएगा? 18 ग्राम वाटर है, 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो अगर मैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, मास रेशियो देखूं, मास रेशियो की बात करूं मैं, तो मास रेशियो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 2:16, मतलब 1:9। तो यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास हमें, ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 9, हाइड्रोजन का 1, किसमें? H2O में, हमेशा H2O में यही रहेगा। अब ये वाटर चाहे वेल से निकला हो, मतलब कुएं के पानी से निकला हो, चाहे हेडपंप से निकला हो, चाहे हमारे पसीने से बाहर आया हो, चाहे प्लांट से मिला हो, सी वाटर हो, रेन वाटर हो, कोई भी वाटर है, उस किसी भी वाटर का सैंपल कलेक्ट करके और उसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो देखोगे तो 1:9 रहेगा। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन, यानी उसके अंदर मास का हमेशा कांस्टेंट कॉम्बिनेशन होगा। यानी 1 मोल वाटर में 1 पार्ट हाइड्रोजन का होगा और 9 पार्ट ऑक्सीजन का होगा। 1 मोल वाटर में 1 पार्ट हाइड्रोजन का होगा और 9 पार्ट मास से ऑक्सीजन का होगा। CO2 का जो एग्जांपल दिया, तो CO2 का जो भी मास है, CO2 का जितना भी अमाउंट है, सपोज करो CO2 का 1 मोल CO2 है, तो 1 मोल CO2 में 3 पार्ट कार्बन होंगे और 8 पार्ट ऑक्सीजन होंगे। यानी हमेशा CO2 में कार्बन का पार्ट 3 होगा और ऑक्सीजन का पार्ट 8 होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यानी कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा? वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्या रहेगा? 1:9। CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्या रहेगा? 3:8। ये कंपोजिशन है बेटा, जैसे 1:9 या ये कंपोजिशन हो गया। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्या रहेगा? 3:8, और वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिले। तो यही लिखा हुआ है अ केमिकल कंपाउंड। H2O और CO2 भी तो केमिकल कंपाउंड है। Always contains same elements in definite proportion by mass and it does not depends on the source of compound। यानी source of compound या किसी भी सोर्स से मिला है, जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थोड़ा सा यहां पर समझना है, ज्यादा ये भी सिंपल ही है। अब ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर देखो, when two elements combine to form 2 or more than 2 different compound। यहां से इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। when two elements, जैसे मैं रीडिंग करता जाता हूं और आप बोर्ड पे ध्यान से देखते जाओ। when two elements जैसे कार्बन एंड, when two elements कार्बन एंड ऑक्सीजन ले लिया अपन ने, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। when two elements combine to form 2 and more than 2 different compounds, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो CO बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। फास्फोरस एंड क्लोरीन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? PCl3 भी बनाते हैं, PCl5 भी बनाते हैं। सल्फर एंड फ्लोरीन जब कंबाइन करते हैं तो SF2 भी बनता है, SF4 भी बनता है, SF6 भी बनता है।
जब कार्बन, ठीक है, जब कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो CO और CO2 बनता है। फास्फोरस और क्लोरीन ये बनता है। यहां पर सल्फर और फ्लोरीन ये बनता है। अब इस फर्स्ट लाइन समझ में आ गई आपको कि सबसे पहले तो ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां लगेगा? वहां लगेगा जहां पर दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। ये लॉ कहां लगेगा? क्या कंडीशन है? when two different element combine to form two or more than two compound, जैसे फास्फोरस और क्लोरीन कंबाइन करके PCl3 और PCl5 बनाते हैं, सल्फर और फ्लोरीन कंबाइन करके SF2, SF4 और SF6 बनाते हैं। तो अपन को यहां तक बात समझ में आई अभी। when two elements combine to form two or more than two different compounds। अब आगे पढ़ते हैं। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ, अच्छा एक मिनट, इस स्टेटमेंट को अभी नहीं पढ़ता हूं, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलो इस CO और CO2 वाले से अपन एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक मास अपन को रट गए हैं और इजी हैं। तो देखो अब इसने क्या कहा, ये लॉ कब लगेगा? जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा मोलिक्यूल बनाते हो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन CO और CO2 बना रहे हैं। अब इसमें कार्बन का पार्ट कितना है? कार्बन का पार्ट कितना है बेटा? 12। इसमें भी कार्बन का पार्ट कितना है? 12। समझ में आ गई बच्चों बात? कार्बन का पार्ट कितना है इसमें? 12। और ये भी कितना है? 12। और ये तो हो गया हमारे पास कार्बन का पार्ट। अब ऑक्सीजन का पार्ट कितना है देखो, तो CO में एक ही ऑक्सीजन है तो 16 पार्ट हो गया और यहां 32 हो गया। ये ऑक्सीजन का पार्ट, ये ऑक्सीजन का पार्ट और ये कार्बन का पार्ट। यानी CO में 12 पार्ट कार्बन का है तो 16 पार्ट ऑक्सीजन का है। 1 कार्बन एटम का मास कितना है? 12। 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16। 1 कार्बन एटम का 12 तो 2 ऑक्सीजन का 32। अब ये बोल रहे हैं कि अब हमारे को क्या करना है, C और O, इसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो। एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, वो किसी का भी करो, चाहे वो ऑक्सीजन का करो चाहे कार्बन का करो। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन टेकन। अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। कार्बन, क्योंकि टेबल बनेगी ना तो मैं यूं लिखूंगा तो वो फिर उधर तक चली जाएगी। कार्बन टेकन, मैंने क्या किया, फिक्स मास ले लिया कार्बन का। अब वो कुछ भी ले सकता हूं, वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, इनफाइनाइट से कम होनी चाहिए। अब आप बोलो सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कितना लेना है? बेटा आप कुछ भी ले लो, वो वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए बस, और इनफाइनाइट से कम होनी चाहिए। आपका आंसर कभी गड़बड़ नहीं आएगा, सही आएगा। तो मैंने सपोज करो, जस्ट मैं तो हमारी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि हम इजी लें। आप पहले समझने पे ध्यान दो। सपोज करो मैंने 6 ग्राम क्या ले लिया, 6 ग्राम ले लिया मैंने कार्बन, यहां पे भी 6 ग्राम। ये कह रहा है CO और CO2 में। अब इस ऊपर वाले केस में अगर मैंने 6 ग्राम लिया तो यहां पे भी 6 ग्राम लिया। अगर यहां 3 ग्राम लूंगा तो यहां पे भी 3 ग्राम लूंगा। अगर यहां 24 ग्राम लूंगा तो यहां पे भी 24 ग्राम। ये दोनों वैल्यू सेम लेनी। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा, पहले ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन रीड नहीं की है। ठीक है, पेशेंस रखो। अब फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन टेकन। अब यहां लिख रहा हूं मास ऑफ ऑक्सीजन which react with fixed mass of carbon। देखो मैंने ये क्या लिखा है, ये लिखा है, वापस रीड कर रहा हूं अगर फोन छोटे हो गए हो तो।
mass of oxygen which react with fixed mass of carbon। कौन सा फिक्स मास? ये वाला जो हमने लिया है। आप इसको कंफ्यूज मत करो बेटा, ये वाली वैल्यू आपकी मर्जी पड़े जो ले लो, ठीक है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, अगर देखो यहां 12 ग्राम रिएक्ट करता है 16 ग्राम से। 12 ग्राम जब रिएक्ट करे, 12 ग्राम कार्बन, ये देखो ये कार्बन का लिखा है, ये ऑक्सीजन का लिखा है, तो 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम से, तो 6 ग्राम कितने से करेगा? 8 ग्राम से। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 8 ग्राम आ जाएगा, ठीक है? यहां पर भी देखो 12 ग्राम कर रहा है 32 ग्राम से। CO2 में आ जाओ, CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम से। 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम से, तो 6 ग्राम कितने से करेगा? 16 ग्राम से। ये वैल्यू तो अलग अलग आएगी क्योंकि ये सेम है, तो इसलिए यहां पर भी ठीक है। वो आपको समझ में आ गया बेटा, नहीं तो वापस मैं समझा देता हूं। देखो ये 12 पार्ट इसका 16 पार्ट से रिएक्ट कर रहा है, इसका 12 पार्ट 32 से रिएक्ट कर रहा है। अब मैंने इसका 6 ग्राम ले लिया, तो इसका भी 6 लूंगा। यानी ये बोल रहा है कि इन दोनों एलिमेंट में किसी एक, ये दो मॉलिक्यूल है, CO और CO2 दोनों मॉलिक्यूल है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है? तो when two different element carbon and oxygen, when two different element carbon and oxygen combine to form two different molecules CO and CO2, अब उसमें से दो एलिमेंट है दोनों में। अब दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स ले लो, दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड ले लो। तो जैसे मैंने कार्बन का मास 6 ले लिया, तो यहां पे भी 6 लूंगा। अब मेरे को, अब ये जो कार्बन का मास मैंने जो फिक्स लिया बेटा, ये जो कार्बन का मास मैंने फिक्स लिया, अब ये जो फिक्स मास है कार्बन का, ये जो फिक्स मास है कार्बन का, वो यहां पर ऑक्सीजन से कितने से रिएक्ट करेगा? तो यहां का जो फिक्स मास है कार्बन का 6 ग्राम, वो इससे कितना रिएक्ट करेगा? यानी ये जो फिक्स मास ले लिए, ठीक है? अब हमारे को उधर जाना है कि मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन विच रिएक्ट विथ फिक्स मास ऑफ कार्बन, यानी जो हमने ये ले रखा है, ठीक है? तो 6 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा? तो 12 ग्राम रिएक्ट करता है 16 ग्राम से, तो 6 रिएक्ट करेगा 8 ग्राम से। अब आ जाओ यहां पर वापस, 12 ग्राम रिएक्ट करता है 32 से, तो 6 करेगा 16 ग्राम से। बहुत ऑर्डिनरी कंसेप्ट है बेटा ये। तो अब ये बोल रहा है इन दोनों का रेशियो। अब ये क्या बोल रहा है? ध्यान देना, ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट है बेटा। रेशियो ऑफ these masses, ratio of these oxygen masses which react with fixed mass of कार्बन, वो 6 ग्राम वाला। ध्यान दो बेटा, नीचे जो लिखा है उसको वापस रीड करो, दिख रहा है बोर्ड पे? तो रेशियो ऑफ दिस, अब हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है, हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है। ये कौन है? रेशियो ऑफ दिस ऑक्सीजन मासेस, यानी इसके लिए कह रहा हूं, दिस इन दोनों के लिए वर्ड यूज किया। रेशियो ऑफ दिस ऑक्सीजन मासेस which react with fixed mass of carbon, which react with fixed mass of carbon। तो ये रेशियो कितना आ गया? 8:16, यानी क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? 1:2, 1:2। अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस रिवाइंड कर लेना। अभी रुको, अभी एक पॉइंट और रह गया। देखो मैं एक बार रीड कर रहा हूं। अब आप इस एग्जांपल को एक बार ध्यान से माइंड में सेट करो। अब मैं इस एग्जांपल के थ्रू इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो वापस पढ़ रहा हूं। When two elements combine to form two or more than two different compounds, फर्स्ट लाइन समझ में आ गई? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन
आपस में कंबाइन करके CO और CO2 बना रहे हैं। देन अब यहां से समझना है द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ये रहा द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, द डिफरेंट मासेस ऑफ, ये बॉक्स में डाल दिया वन एलिमेंट। या वन एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। जो बॉक्स में डाल दिया मैंने। अब सेकंड लाइन देखो बेटा, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, यहां बी ले रखा है और यहां हमारा बी क्या है बेटा? यहां हमारा बी है ऑक्सीजन। हमारा बी क्या है? ऑक्सीजन है। बी एटम कौन सा है बेटा? यहां पर ऑक्सीजन। यहां पर हमारा बी क्या है? ऑक्सीजन। डिफरेंट मासेस ऑफ, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, बी मतलब ऑक्सीजन। ये डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, 8 ग्राम ऑक्सीजन का और 16 ग्राम ऑक्सीजन का, ठीक है। विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ द अदर, ये रहा देखो, ये रहा फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट्स बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं स्लो हो गया। अब मैं एक बार वापस समझा रहा हूं, भले 2-4 मिनट ज्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, पर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बोर्ड पे फोकस करो, मैं सामने बिल्कुल नहीं आऊंगा। देखो, when two elements combine to form 2 or more than 2 molecules or compound, then the different masses of one element, then the different masses of one element, oxygen, which combined with fixed mass of the other element, carbon, bear a simple ratio to one another। देख लो, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या आ गया? 1:8। इन दोनों का जो रेशियो आ गया वो 1:2। रेशियो ऑफ दिस ऑक्सीजन मासेस, ये रहा, ये क्या है? डिफरेंट मासेस, ये हो गया ना, ये वाली बात ये है। इन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब आप फिर भी नहीं समझ में आया तो पोस्ट करके ध्यान से इस स्लाइड को देखो, आप सब समझ में आ जाएगा बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। 1:2 आया और फिर इसको आप SO2 और SO3 पे लगा सकते हो, SF2, SF4, SF6 पे लगा सकते हो कि सल्फर का मास को कांस्टेंट ले लिया और फिर फ्लोरीन के मासेस निकाल लिए। जैसे मैंने यहां कार्बन का मास कांस्टेंट ले लिया। यस, अब देखो, गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, गैलुसेक लॉस ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये भी बहुत सिंपल है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके कंसेप्ट, खाली इसको लॉ के फॉर्म में अभी देख रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि STP पे, एट STP, ठीक है, 1 mole of gas have 22.4 liter वॉल्यूम, और लीटर को मैं कैपिटल L लिख देता हूं, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है? पहले अपन इसका एग्जांपल से एक चीज समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो बेटा, स्टेटमेंट डायरेक्ट समझ में नहीं आता है जब तक कि अपन उससे रिलेटेड एग्जांपल नहीं करें। पढ़ चुके हैं ये भी एक तरह से। स्ट्राइकोमेट्री वाली क्लास जिसको समझ में आ गई उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी केमिकल स्ट्राइकोमेट्री वाली। अब देखो आप, अब मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से ले रहा हूं। ये सब गैस है, गैस, गैस। अगर आपको याद हो तो CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O वेपर।
इस तरह से करके एक एग्जांपल केमिकल स्टोइकोमेट्री के अंदर मैंने डिस्कस किया था। अब देखो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, और ये दोनों 1 मोल रिएक्ट करके कितना बनाएंगे? आफ्टर रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 मोल। बिफोर रिएक्शन इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करेगा और 2 मोल बन जाएगा। अब मैं मास की बात नहीं कर रहा हूं, अब अगर 1 मोल गैस, तो ये 1 मोल है, तो इसका कितना रिएक्ट करेगा? 22.4 लीटर इसका, और 22.4 लीटर इसका रिएक्ट करेगा। और रिएक्शन कंप्लीट होते ही इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल मतलब गैस है, तो मैंने इसका एसटीपी पे 22.4 लीटर लूंगा तो वो 1 मोल के बराबर है। इसका एसटीपी पे 22.4 लीटर लूंगा तो वो 1 मोल के बराबर है। अब इन दोनों, ये जब दोनों कंबाइन करेंगे तो 2 मोल HCl गैस बना, तो ये क्या हो जाएगा? 44.8 लीटर। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम, अब यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन का वॉल्यूम VH2 VCl2 VHCl। अब यहां वॉल्यूम की बात है बेटा। तो ये क्या कह रहा है, ये लॉ क्या कह रहा है समझना, इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि वॉल्यूम भी है ना फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं। एक फिक्स रेशो होता है, जैसे यहां पर देखो VH2 is to VCl2 is to VHCl, वॉल्यूम ऑफ H2 वॉल्यूम ऑफ Cl2 वॉल्यूम ऑफ, और यहां पर क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर, थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रही है। VH2 is to VCl2 is to VHCl is to क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर is to 22.4 लीटर is to 44.8 लीटर। इज इट क्लियर? ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 1:1:2। तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, इसका 1 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम, ये रहा 1 मतलब रेशियो से बता रहा हूं। इसका 1 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा और इसका 2 वॉल्यूम बनेगा, यानी जितना वॉल्यूम इसका रिएक्ट करेगा उतना ही इसका करेगा, लेकिन इसका दोगुना बनेगा। तो हम इसको बोलेंगे इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा इसके 1 वॉल्यूम से, इसका H2 का 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा Cl2 के 1 वॉल्यूम से, और क्या बन जाएगा? 2 वॉल्यूम HCl। ठीक है, क्या बन जाएगा? 2 वॉल्यूम HCl, 1 वॉल्यूम इसका, 1 वॉल्यूम इसका, और 2 वॉल्यूम HCl का। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जब वॉल्यूम कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल रेशियो में ही करेंगे। और अब आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको इसमें जाने की जरूरत ही नहीं। ये 1 ये 2, तो अगर 1 मोल है स्टोइकोमेट्री आनी चाहिए। ये 1 वॉल्यूम है तो इसको लिख देना 1 मोल, 1 मोल को लिख देना 1 वॉल्यूम, 1 मोल को लिख देना 1 वॉल्यूम, और 2 मोल को लिख देना 2 वॉल्यूम, और फिर ये ऐसे करके और ऐसे करके लिख देना 1:1:2। ये आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया? ध्यान से देखो, ये तो शॉर्ट ट्रिक बताई। 1 वॉल्यूम तो 1 वॉल्यूम, और 1 मोल तो 1 वॉल्यूम, 1 मोल तो 1 वॉल्यूम, 2 मोल तो 2 वॉल्यूम, यानी इसका 1 पार्ट इसका 1 पार्ट रिएक्ट करेगा तो 2 बनेगा, यानी इसका 1 पार्ट मतलब 22.4 लीटर इसका 1 पार्ट है, तो इसका भी 1 पार्ट 22.4 लीटर रहेगा। ये दोनों कंबाइन करके इसके 2 पार्ट बन गए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब अपन शॉर्ट में देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव करने हैं तो। ठीक है, तो ये देखो, जैसे N2 थ्राइस H2 2NH3। अब अगर अपन को इसका रेशियो निकालना है वॉल्यूम वाला, ठीक है, तो मैंने क्या कहा? स्टोइकोमेट्री चेक कर लो। इसका 1, इसका 3, इसका 2, इसीलिए मैंने लॉ बाद में पढ़ा है। तो इसका कितना हो गया? 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, और कितना बन रहा है? 2 मोल, यानी इसका N2 का क्या हो जाएगा? VN2
VH2 VNS3 क्या आ जाएगा? जो मोल रेशियो है वही जो मोल रेशियो है, यानी इसका कितना रिएक्ट करेगा? वन मोल है तो इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा। इसके 3 मोल है तो इसका अगर 22.4 लीटर लिया है तो इसका 3 इंटू 22.4 लीटर लेंगे, क्योंकि 3 मोल लेना है तो इसका 3 वॉल्यूम लेंगे, और ये आपस में कंबाइन कर गए और क्या बन गए? 2 वॉल्यूम। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो रेशियो आ जाएगा बेटा, ये इसका रेशियो आ गया, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1:3:2, यानी 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बनाते हैं, तो इसका 22.4 लीटर, इसका 3 इंटू 22.4 लीटर आपस में कंबाइन करके इसका बन जाएंगे 2 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि 2 मोल है और 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है एसटीपी पे। तो एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस react and product bear a simple whole number ratio to each other, bear a simple whole number ratio to each other। बस ये लास्ट वाली लाइंस, whole number ratio to each other। कोई भी रिएक्शन में देखो, ये डेफिनेशन लर्न कर लो और ये एग्जांपल बनाना तो अब आपके लिए आसान हो चुका है। और ये क्या, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन ये वाला लो कर दो, वो लो कर दो, और कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं इनमें, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ और भी पूछने के लिए है। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।